नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। इस वीडियो के अंदर हम लोग IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग पॉवर्टी विच इज डिफाइंड एज। तो वर्ल्ड बैंक प्लस यूनेस्को का एक इंस्टीट्यूट है, यूनेस्को, दोनों ने मिलकर ये कंसेप्ट लाया है लर्निंग पॉवर्टी का। और लर्निंग पॉवर्टी क्या होती है? इट इज अ परसेंटेज ऑफ 10-year-old चिल्ड्रन हु कैन नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड इन ए सिंपल टेक्स्ट। तो वो लर्निंग पॉवर्टी कहलाती है। ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इन जनरल $1.9 जो लाइन है पॉवर्टी की वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक एंड यूनेस्को का इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन दोनों ने मिलकर इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। तो इट मीन्स दी हु चाइल्ड हु आर बिलो द 10 year of एज एंड हु कैन नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड ए सिंपल टेक्स्ट, वो क्या है? लर्निंग पुअर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टोटलाइजेशन एग्रीमेंट। तो टोटलाइजेशन एग्रीमेंट होता है वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। तो क्वेश्चन जैसे कि हम देखें तो इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी में क्या दे रहे हैं? NPS दे रहे हैं, या फिर US में भी हम क्या है इंडिया में NPS दे रहे हैं, फिर हम US में मूव कर जाएं, मान लो टाइम पे हमारी जॉब US में लग जाए तो फिर हम US में अपना देंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस। तो ये जो कंट्रीब्यूशन था वो उसके बाद में जो हम पे करेंगे, आउट करेंगे, तो उसमें इंडिया में भी टैक्स लगेगा और उसमें बाद में वहाँ पे भी टैक्स लगेगा। US में भी उसको कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसको डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए सोशल सिक्योरिटी पे इसको लाया गया था। एंड इट इज़ रिलेटेड टू द सोशल सिक्योरिटी। ये इतना आपको पता होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। इट इज अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन ऑन इनकम विद रिस्पेक्ट टू सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस। दिस इज करेक्ट। ए फॉर आगरा इसका आंसर है। तो बायलैटरल एग्रीमेंट ये आप पढ़ सकते हो। इंडिया ने US के साथ टोटलाइजेशन एग्रीमेंट साइन नहीं किया है अभी तक, ये बात चल रही है इस पर। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन देता है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक देता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पहले पूछा जा चुका है। दैन GSP सिस्टम क्या होता है? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस होता है। ये कंसेप्ट है, यूनाइटेड के अंदर आता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो वो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस एंड ट्रेड, इसके अंदर क्या करते हैं वो लोग हैं, कोई डेवलप कंट्री मान लेते हैं, US है, कीनिया मान लेते हैं, कोई पुअर कंट्री है, कीनिया कुछ सामान भेजेगा US को, सामान भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो US क्या है, इस पर क्या है, बहुत लेस ड्यूटी लगाएगा, कस्टम ड्यूटी। तो इससे क्या है, प्रेफरेंशियल ट्रेड को इसको प्रमोट करेगा, जीरो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह प्रमोट करेगा इसको, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं US। तो ये US के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो किसको जनरल सिस्टम प्रेफरेंस का ट्रेड स्टेटस वो दे। तो ये जो है वो रेसिप्रोकल बेसिस पे नहीं होता है, नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है, यानी कि US देगा तो केन्या को देने की जरूरत नहीं है। इंडिया का जो 2019 में स्टेटस खत्म कर दिया गया है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस इंडिया को मिला हुआ करता था, उसके अंदर हम बहुत सारा सामान US को भेजते थे, वो खत्म कर दिया गया, एक्सपोर्ट करते थे। तो अभी उसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल बेसिस पे नहीं होता है। ठीक है, दैन स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज ऑफर टू द डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को इसके अंदर ये प्रेफर किया जाता है। दिस इज करेक्ट है। तो WTO डिफाइंस डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को डिफाइन नहीं करता है WTO, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं देता है WTO डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज का। इट इज ऑफर्ड ऑन रेसिप्रोकल बेसिस, ये नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है, नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर ए फॉर आगरा है इसका। तो WTO कोई डेफिनेशन नहीं देता है। ठीक है, तो US के साथ नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है, इंडिया का इसने रिकॉर्ड कर लिया, तो वो आप देख लेना। कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होती है? कंपल्सरी लाइसेंसिंग अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर कंपल्सरी लाइसेंसिंग ये दी जाती है जब पेटेंट का जो पीरियड होता है उसी के दौरान इसको दिया जाता है। एंड ये फोर्सफुली दी जाती है जब जो पेटेंट होल्डर होता है वो या तो वो खुद बना नहीं रहा था, या फिर किसी के साथ वो वॉलंटरी लाइसेंसिंग के द्वारा किसी ड्रग्स को, यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स को वो बना नहीं रहा होता, तब इसको गवर्नमेंट चाहे तो कंपलसरी उसको दे सकती है लाइसेंस दूसरी कंपनी को, और उससे प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये हमने देखा था कि नेक्सा बेयर की एक ड्रग थी नेक्सावार, तो उसका दिया गया था नाटमो को, ये हम देख चुके हैं WTO वाले में। तो इट इज़ गिवन फॉर द जेनरिक वर्जन ऑफ ड्रग्स के लिए दिया जाता है। जेनरिक ड्रग कौन सी होती है? जिसका सेम थ्योरोपेटिकल इफेक्ट होता है, API सेम होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वो सेम होता है, और जो पैसिव इंग्रेडिएंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो दिस इज करेक्ट। इट इज गिवन ड्यूरिंग द प्रोटेक्शन पीरियड के दौरान दिया जाता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, दिस इज आल्सो करेक्ट है। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसिंग दिस, इसके जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग है या फिर वॉलंटरी लाइसेंसिंग है, दोनों में रॉयल्टी देनी पड़ेगी पेटेंट होल्डर को। थर्ड स्टेटमेंट कहता है मैन्युफैक्चरर जो प्रोड्यूस कर रहा है ड्रग अंडर द कंपल्सरी लाइसेंसिंग
नीड नॉट टू पे रॉयल्टी टू द पेटेंट ओनर, उसको देनी पड़ेगी ये, तो ये गलत हो जाएगा, इसको देनी पड़ती है। तो इसको बी फॉर बॉम्बे है आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो जेनरिक ड्रग ये क्या होता है हम देख चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, आप पढ़ सकते हो उसमें। दान जो वॉलंटरी लाइसेंसिंग का है इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, इंडिया पेटेंट एक्ट के अंदर वॉलंटरी लाइसेंसिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का है। एंड जो वॉलंटरी लाइसेंसिंग होती है तो वो खुद से ही उसके साथ साइन कॉन्ट्रैक्ट करता है, मैन्युफैक्चर कराता है, जिसका पेटेंट होल्डर होता है वो खुद से ही किसी कंपनी के साथ मैन्युफैक्चर इंपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूट करवा लेता है, और उसमें जो मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या है रॉयल्टी लेता है वॉलंटरी के अंदर, और इसके अंदर वो प्रोड्यूस ही नहीं करता है, ना प्रोड्यूस कर रहा है, ना करने देना चाहता है। सेक्शन 84 के अंदर वॉलंटरी लाइसेंसिंग दिया गया है। मैन्युफैक्चरर फेल्ड हो जाता है जब वो, तब उसको कंपल्सरी लाइसेंसिंग दी जा सकती है सेक्शन 84 के अंदर, और सेक्शन 92 के अंदर भी दिया जा सकता है इमरजेंसी केस में ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिगार्डिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इट इज इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, यस इट इज इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, इंडिया इसका मेंबर है, दिस इज अगेन करेक्ट। तो इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश टू कम बैक द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कमेंट करने के लिए लिया गया है, दिस इज करेक्ट है। ये 2 लिस्ट रिलीज करती है एंड इसमें लगभग कितने हैं 44 या 49 मेंबर है, वो आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकाटा। इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका ऑब्जेक्टिव 1989 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, OECD और G7 के इनिशिएटिव से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। दैन इट लीगल रेगुलेटरी चेक करती है कौन टेररिस्ट फाइनेंसिंग में मदद कर रहा है, पाकिस्तान मदद कर रहा है, उसको ब्लैक लिस्ट में रखा नहीं है, ग्रे लिस्ट में रखा गया अभी तक। तो दैन ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट क्या होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज़ अ लोन और क्रेडिट गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द ट्रेड पर्पज, इट इज़ नॉट द लोन, ये लोन नहीं होता है। दी स्क्रिप्ट आर एक्सप्रेस द परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या है, दिस इज करेक्ट है। दीज आर द स्क्रिप्ट होती हैं वो एक्सपेक्ट की जाती हैं परसेंटेज ऑफ दिस। इसमें देखो कोई एक्सपोर्टर होता है ना, कोई एक्सपोर्टर होता है जो मान लेते हैं 100 रुपये का एक्सपोर्ट किया, 100 रुपये का कोई आइटम उसने एक्सपोर्ट किया, तो उस पर क्या है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, 100 रुपये में से 2 रुपये या फिर 5 रुपये क्या है, 2 रुपये से लेके 5 रुपये तक, यानी कि 2 से 5% रुपये तक गवर्नमेंट क्या है उसको रीइम्बर्स करना चाहती है, एक्सपोर्टर को फ़ायदा देना चाहती है, एक्सपोर्टर को उसका जो कॉस्ट है उसका, कि उसको कुछ फ़ायदा हो ताकि वो एक्सपोर्ट प्रमोशन कर सके। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो जॉब मिलेगी, वो सब फ़ायदा होता है। तो इसे 2 से 4-5% का उसको रीइम्बर्स किया जाता है। कैसे रीइम्बर्स करते हैं इसको, कैसे करते हैं, तो इसमें ये जो है वो जो रीइम्बर्स किया जाएगा 2 से 5% की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, DCS ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है वो दी जाती है एक्सपोर्टर को। ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट क्या होती है, एक रिसिप्ट होती है कि आपने ये एक्सपोर्ट कर दिया तो उसके बदले में आपका 2 से 5% की ये क्या है 2 रुपये या 5 रुपये का एक रिसिप्ट है। वो एक्सपोर्टर क्या है उसका यूज कैसे करेगा, फिर उसको जब उसको एक्सपोर्टर को टैक्स फाइल करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी फाइल करनी पड़ेगी, तब उसका यूज़ करता है एक्सपोर्टर। ठीक, तो एक्सपोर्टर ड्यूटी फ्री क्रेडिट स्क्रिप्ट का यूज उसमें करता है। तो ये कोई लोन या क्रेडिट नहीं है, जबकि ये एक टैक्स कंसेंसस है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इज सिंपली रिसिप्ट होती है जो उसका ये टैक्स फाइल करने में यूज कर लेता है एक्सपोर्टर। तो आपको समझ में आ गया, अगर लोन एंड नॉट क्रेडिट दिस इज गलत है। दिस इज एक्सप्रेस द सर्टेन परसेंटेज की टर्म में टर्नओवर की है, दिस इज हमने देख लिया है। इट यूज्ड अगेंस्ट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, दिस इज आल्सो करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा C4 कैलकाटा 2 and 3। तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको लाया गया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के अंदर इसको दिया गया था। एंड यहाँ से 2 से 5% की गवर्नमेंट दे सकती है, पेपर एक्सपोर्टर जो है उसको पास करेगा, तब हमने देख लिया ये सब कुछ। तो अगला क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है रिवीजन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। नाम देखो, रिवीजन ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो एक्सपोर्ट पे जो प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगते हैं उन पे क्या है रिवीजन करना है, उनको वापस कर देना है, इसको एक्सपोर्टर को वापस दिए जाते हैं ये, क्योंकि एक्सपोर्ट को 0 रेटिंग बनाने जाने की कोशिश होती है। जीएसटी का जो जीएसटी के तो अंदर अलग ही होता है, जीएसटी के अंदर एक्सपोर्ट पे क्या लगता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे जो हम मंगवाते हैं तो उस पर IGST लगता है, तो IGST फिर एक्सपोर्टर को वापस कर दिया जाता है जीएसटी मैकेनिज्म के अंदर। अब जो गुड्स जीएसटी के अंदर नहीं है उनको रिवीजन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट ड्यूटीज के अंदर आते हैं। तो इट इज़ ए WTA कंप्लाइंट स्कीम है, ये स्कीम लाई गई थी, पहले मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम हुआ करती थी, उसको रिप्लेस करके इसका लाया गया है। सेकंड कहता है इट इज़ रिप्लेस दिस इज करेक्ट अगेन। तो ये WTA कंप्लाइंट है। WTA जो MEI स्कीम है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, ये कंप्लाइंट नहीं है, WTA कंप्लाइंट नहीं है। WTA ने कहा था कि ये कंप्लाइंट नहीं है, फिर हमने दूसरी स्कीम लेकर आ गए, भैया हम इसका कंप्लाइंट बना देंगे आपको कोई लूप होल ढूंढ के। तो इसका C फॉर कैलकाटा इसका आंसर है, ठीक है, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए दी जाती है। अगेन यही क्वेश्चन है, रिवीजन ऑन
रिमिजन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है स्कीम विल रीइंबर्स द लेवीज विच आर करंटली आउट ऑफ जीएसटी रेजिम में, यानी कि हमने अभी देखा है जो प्रोडक्ट जीएसटी रेजिम में नहीं आते हैं उसके लिए लाई गई है, दिस इज करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है दिस स्कीम इज फॉर रीइंबर्सिंग द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये हमने देख लिया है, इस पे आईजीएसटी लगता है एक्सपोर्ट्स वगैरह के लिए, तो उसमें ये उसके अंडर नहीं आता है, ये आईजीएसटी वाला अलग मैकेनिज्म है, दिस इज नॉट करेक्ट है। तो इस स्कीम के अंदर जो जीएसटी के अंदर होते हैं वो एक्सपोर्ट क्या होते हैं, जीरो रेटेड होते हैं। दिस स्कीम, यह स्कीम भी क्या है, इज टू मेक द एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड बनाने के लिए है, दिस इज आल्सो करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा C4 कलकत्ता, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो जीएसटी से पहले क्या होता था, उनको जो टैक्स जो इम्पोर्ट, कोई जैसे कोई कार, कोई मैन्युफैक्चरर है जो इंडिया के अंदर कार बना रहा है, कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या है टायर मंगवाएगा या फिर वो क्या है इंजन भी मंगवा सकता है, तो उस पर जो क्या है कस्टम ड्यूटी लगाते हैं हम, उसका रिइंबर्स किया जाता था इसके द्वारा, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के द्वारा। पहले उसके लिए क्या है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दी जाती थी एक्सपोर्टर को, जो एक्सपोर्ट करते थे उनको दिया जाता था, उसको साथ में एडजस्ट कर लिया जाता था उसको, ये हम देख सकते हैं। तो WTO ने कहा था कि MEIS स्कीम है वो नॉट कंप्लाइंट विद WTO है, तो फिर हमने इसको रिप्लेस कर दिया रिमिजन ऑन ड्यूटी टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इस स्कीम के द्वारा रिइंबर्स कर दिया गया है, तो इसमें एक्सपोर्ट को ये जीरो रेटेड बना देगी, ठीक है। तो ये जो टैक्सेस हैं, जो वेट ऑन फ्यूल टैक्सेस है, ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेस है, मंडी टैक्सेस है, ये जो टैक्सेस हैं उनको रिइंबर्स किया जाता है इसमें। एंड क्रेडिट है वो किसी भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को पे करने के लिए यूज़ किया जा सकते हैं, जो यानी कि जो क्रेडिट स्किप दी गई थी वो उसके लिए यूज़ किया जा सकते हैं। एंड एक्सपोर्ट्स के लिए सभी एक्सपोर्ट के लिए वैलिड होगी फ्रॉम एक्सेप्ट जो IGST वाले है उसके लिए, ठीक है, 1 जनवरी 2021 से। दैन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंटरनेशनल ट्रेड में यूज की जाती है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो एक होता है रूल ऑफ ओरिजिन, रूल ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो रूल ऑफ ओरिजिन में क्या होता है कि कौन से कंट्री से ये कोई सामान आया है, जैसे कोई लैपटॉप है, लैपटॉप मान लेते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप्स यदि कोई एक लैपटॉप जापान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मान लेते हैं जापान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आए हैं, तो उसमें हम क्या है जीरो कस्टम ड्यूटी या फिर बहुत 1 या 2-3% कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं। दूसरा कोई प्रोडक्ट है चाइना से ही वही लैपटॉप, कोई लैपटॉप आ रहा है दूसरा मंगवा रहे हैं, तो हम उस पर कितने हैं 50% या 60% 70% जो भी हम कस्टम ड्यूटी लगाना चाहते हैं वो लगा देते हैं। फिर चाइना वाला क्या करेगा, जो भेजता है वो जापान पे भेज देगा अपना प्रोडक्ट, फिर जापान से जीरो कस्टम ड्यूटी का एक ऑफिस खोल देगा, वहाँ से उसका फ़ायदा दिखाने की कोशिश करेगा कि वो जापान से ही आया है। तो ये उसको बोलते हैं इस चीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए रूल ऑफ ओरिजिन का एक कंसेप्ट लाया गया था। उसमें बताना पड़ता है मैन्युफैक्चरर को कि कहाँ से आपका प्रोडक्ट ओरिजिनेट हो रहा है, उसमें सारी बातें लिखी होती है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में इसका यूज़ किया जाता है। तो रूल ऑफ ओरिजिन को फैसिलिटेट कराने के लिए ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू किए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि इसमें एक्सपोर्टर की डिटेल दी जाती है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज ए डॉक्यूमेंट डिक्लेयरिंग इन विच कंट्री द कमोडिटी और प्रोडक्ट वाज मैन्युफैक्चर्ड, किस कंट्री में बना है। इट कंटेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट डेस्टिनेशन एंड द कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट। तो इट इज़ रिक्वायर्ड बाय मैनी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट ऑफ गुड अक्रॉस द बॉर्डर्स होता है, तब उसमें रिक्वायर्ड होती है, इसी के आधार पे हम ड्यूटीज़ लगाते हैं। रूल ऑफ ओरिजिन को ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, उसको ये इन्फोर्स कराता है, ठीक है। तो जनरली कंट्रीज स्पेसिफाई रूल ऑफ ओरिजिन स्पेसिफाई करते हैं फॉर इम्पोर्ट ड्यूटीज, इस पे लगाते हैं हम। एंड मोर देन 50% ऑफ द वैल्यू इज डन, ठीक है, एडिशन, ये आप देख सकते हो। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द स्कीम निर्विक। निर्विक क्या है, एक इंश्योरेंस स्कीम है एक्सपोर्टर के लिए। इट इज़ एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर एक्सपोर्टर। किसकी स्कीम है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 100% एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि 100% गवर्नमेंट अवंड बॉडी है, उसकी स्कीम है ये। इसके अंदर जो एक्सपोर्टर को क्या है इंश्योरेंस देती है, यानी कि कोई एक्सपोर्टर है वो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, उसमें मान लेते हैं कोई खराबी आ जाए या फिर किसी कारण उसका प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाए या फिर कोई और समस्या आ जाए, कोविड वगैरह आ जाए, तो उसके कारण उसका जो माल है उसको उस पर जो ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस पर एक गारंटी दी जाती है, इसके द्वारा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी दी जाती है उसके कि वो आप इसका यदि कुछ आपका नुकसान हो गया तो उसको फिल किया जाएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये इसको इसके लिए गारंटी लेने के लिए इससे जो नुकसान जो इंश्योरेंस है जैसे हम फिल करते हैं तो इसके एक प्रीमियम देखता है एक्सपोर्टर, इसको प्रीमियम देता है और उसके बदले में इसको ये इंश्योरेंस दे दी जाती है, एक्सपोर्ट इंश्योरेंस।
EGCI के द्वारा। अभी ये इसको जो है पहले 60%, 50 से 60% जो माल खराब हुआ था उसकी वैल्यू मिलती थी, अभी इसके अंदर जो क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस के अंदर वो 90% कर दिया गया है निर्विक स्कीम के अंदर, ताकि ये एक्सपोर्ट को हम और ज़्यादा प्रमोट कर पाएँ। तो इट इज़ अ इंश्योरेंस फैसिलिटी। तो ए फॉर आगरा इसका आंसर है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1957 में बेसिस बनाई गई थी। ये होली ओन्ड सब्सिडी है, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। 90% ऑफ कवरेज ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों ही इसको वापस मिल जाएगा इन केस ऑफ पोस्ट प्री एंड पोस्ट सबमिट क्रेडिट आर गिवन। ठीक है, ये आप देख लो। इंटरनेशनल डेब्ट स्टेटिस्टिक है, कौन प्रोड्यूस करता है? डेब्ट यानी कि लोन वाले स्टेटिस्टिक्स है वो कौन है? वर्ल्ड बैंक प्रोड्यूस करता है। ये रिपोर्ट है पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। देन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक ही पब्लिश करता है। इसका जो आपको डायमेंशन आपको देखनी पड़ेगी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है, ये कौन प्रोड्यूस करता है, पब्लिश करता है या रिलीज करता है? कौन सा इंस्टीट्यूशन है? वर्ल्ड माइग्रेशन यूनाइटेड नेशंस रिलीज करते हैं। दिस इज डी फॉर दिल्ली, इसका आंसर है। तो कौन सा कंट्री एलिजिबल है? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू बिकम ए ब्रिक्स बैंक का मेंबर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? बैंक का, ब्रिक्स बैंक, ठीक है, उसका मेंबर होने के लिए आपको कोई भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है वो उसका मेंबर बन सकता है ब्रिक्स बैंक का। तो ब्रिक्स में तो 5 कंट्री है, उसका मेंबर थोड़ी बन सकती है, ब्रिक्स बैंक के मेंबर की बात हो रही है। तो ब्रिक्स बैंक किसको लोन देता है ये आप देखोगे, ठीक है, एशियन कंट्रीज को लोन देता है ये, और उनको भी दे सकता है। ये कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट अपॉन द कोटा असाइंड। तो IMF के अंदर कोटा होते हैं, तो उसमें कोटा असाइंड पे वैल्यू पे क्या क्या डिपेंड करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट ए मेंबर कंट्री इज ऑब्लाइज टू प्रोवाइड IMF। जो IMF को ज्वाइन करता है तो उसको क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देने पड़ते हैं कंट्रीज को मेंबरशिप लेने के लिए। दिस इज द करेक्ट है। तो फर्स्ट इज करेक्ट है, वो डिपेंड करेगा कोटा सिस्टम पे। सेकंड है इसका जो वोटिंग राइट्स है वो भी कोटा पे डिपेंड करते हैं। दिस इज करेक्ट है, वोटिंग राइट भी कोटा पे डिपेंड करेंगे। एंड SDR एलोकेशन टू द मेंबर कंट्रीज है वो भी कोटा पे डिपेंड करेंगे, कितना किस कंट्री का कोटा है। और बोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए मेंबर कंट्री है वो भी कोटा पे डिपेंड करेगी, कितना आप IMF से बोरो कर सकते हो। तो इसके अंदर जो फर्स्ट वाले के अंदर क्या है, IMF को पैसे दे रहे हैं। सेकंड लास्ट वाले के अंदर बोरिंग कैपेसिटी है, IMF से पैसे ले रहे हैं। तो IMF जनरली पैसे देता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, स्टेबिलिटी उसके लिए देता है, ठीक है, एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पैसे देता है। ये कंसेशनल लोन देता है, ये कंसेशनल लोन देता है बट फॉर दिस पर्पज के लिए देता है। कंडीशनल लोन देता है IMF। वर्ल्ड बैंक है वो अनकंडीशनल लोन देता है, ठीक है, डेवलपमेंटल असिस्टेंट देता है वर्ल्ड बैंक, कंसेशनल लोन। तो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले क्या, IMF का मेंबर बनना जरूरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली हो जाएगा इसका। तो ये वर्ल्ड बैंक का जो कोटा सिस्टम है वो किस किस सिस्टम के आधार पे होता है, ये कोटा सिस्टम के अंदर किसी कंट्री का होता है तो वो डिपेंड करता है उस कंट्री की GDP कितनी है, उसका जो अकाउंट में लिया जाता है 50% फैक्टर। फिर ओपननेस, कितना कंट्री ओपन है, ठीक है, कितना जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलाउ किया जाता है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वगैरह वगैरह अलाउ करता है, तो उसमें इंक्लूड किया जाता है ओपननेस को। फिर इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी है, कितना उसमें फ्लक्चुएशन आता है करंट और कैपिटल अकाउंट, उसको भी ध्यान में रखा जाता है 15%। दैन इंटरनेशनल रिजर्व कितने हैं उस कंट्री के पास, उस पर भी कोटा डिपेंड करता है कंट्री का। किस किस पे डिपेंड करता है, GDP पे, ओपननेस पे, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी पे, इंटरनेशनल रिजर्व पे। सबसे ज़्यादा कंट्री की GDP पे डिपेंड करेगा। कोटा के आधार पे ही उसको SDR डिनोमिनेट किए जाते हैं। SDR नाइदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम, ठीक है, ये IMF पे ना तो करेंसी है ना ही क्लेम है, ये जस्ट इज यूनिटाइज इज काइंड ऑफ टोकन करेंसी IMF की, जो IMF के लिए ही यूज किया जा सकता है। परंतु ये जो जिस कंट्री को SDR अलोकेट होता है उसके लिए क्या है, ये लोन है, लोन की तरह होते हैं। तो कोटा आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन दी, कोटा सिस्टम होता है वो किस पे अवेलेबल होता है, कोटा की क्या करेंसी है, वो SDR है। कोटा के लिए यूज किया जाता है SDR कोई एक्चुअल में करेंसी नहीं है, ना ही क्लेम है WTA पे, IMF पे, ठीक है। तो इंडिया का कोटा है वो 2.67% हो गया है, चाइना का 6.47 है, USA का 16.47 है, सबसे ज़्यादा किसका है, USA का है, ठीक है। तो कोटा सब्सक्रिप्शन डिटरमाइन ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट द मेंबर इज obliged टू पे टू द IMF। ए मेंबर मस्ट पे सब्सक्रिप्शन, यदि इन फुल ज्वाइनिंग टू द IMF को ज्वाइन कर रहा है तो उसको अपना जो कोटा है वो पे करना पड़ेगा। उसने क्या है 25% ऑफ दिस क्या है SDR में पे किया जा सकता है, जो पेमेंट अमाउंट देनी पड़ेगी IMF को, वो 25% इसमें दे सकते हैं, SDR में दे सकते हैं। तो SDR किस किस से मिलकर बना होता है, SDR का 5 करेंसीज हैं, कौन कौन सी है, SDR 5 करेंसी का रिजर्व है, US डॉलर है, यूरो है, येन है, पाउंड है एंड युआन है। येन, पॉइंट एंड यान। सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज होता है वो US डॉलर का है, सबसे लीस्ट वेटेज है ब्रिटिश पाउंड का है, पाउंड स्टर्लिंग का है, ठीक है। चाइना का भी बड़ा है। द अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग मेंबर कैन ऑब्टेन इज डिपेंडेंट अपॉन दी, IMF से कितना लोन ले सकते हैं वो भी कोटा पे डिपेंड करेगा।
ठीक है। तो इस पर सब्सक्रिप्शन है, वो वोटिंग राइट है, मेंबर का कंट्री का शेयर है, बोरिंग कैपेसिटी, इस पर डिपेंड करता है। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एसडीआर ऑफ IMF। इट इज अलोकेटेड टू द मेंबर कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक साइज, यानी कि जीडीपी पे डिपेंड करता है। 50% हमने अभी देखा है, दिस इज करेक्ट। सेकंड कहता है कि एसडीआर अलोकेशन एक्ट एज ए एक्सटर्नल डेब्ट, यानी कि दूसरे कंट्रीज के लिए एक्सटर्नल डेब्ट या लोन की तरह काम करता है फॉर दी रेस्पेक्टिव कंट्री गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए ही होता है एसडीआर। थर्ड कहता है एसडीआर कैन ओनली हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी लाइक अडानी अंबानी इसको हेल्ड नहीं कर सकते, तो ये दिस इज आल्सो करेक्ट। एसडीआर केवल और केवल गवर्नमेंट एंटिटी को ही मिलता है, गवर्नमेंट को ही मिलता है। इट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट का है, ये लोन है, लोन आर पार्ट ऑफ दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा कैपिटल अकाउंट के ही, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो एसडीआर एलोकेशन इज ऑन दिस, तो ये आप देख लोगे। तो एसडीआर इज हार्ड करेंसी नहीं होती है एसडीआर, और एसडीआर को पेपर गोल्ड बोला जाता है और नोशनल करेंसी भी बोला जाता है। कैन ओनली हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटी। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसडीआर अलोकेशन बाय IMF लास्ट ईयर। तो एसडीआर अलोकेशन किया जाता है 5 साल के बाद में। एसडीआर इकोनॉमिक सिचुएशन हर कंट्रीज की चेंज होती रहती है, उसके बाद में ये अलोकेट करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट वाज द लार्जेस्ट अलोकेशन ऑफ एसडीआर बाय IMF। तो कोविड के कारण क्या है, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड शॉक लगे थे, जिसके कारण क्या है लिक्विडिटी कम हुई थी, उसको लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए IMF ने ये एसडीआर अलोकेट किया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है, इट वाज द लार्जेस्ट अलोकेशन ऑफ एसडीआर था। तो इंडिया की जो इससे क्या है 12 गुना एसडीआर होल्डिंग बढ़ गई थी। पहले 1 बिलियन के बराबर होती थी, अभी कितनी होगी वो 12-13 बिलियन हो गई है। 12 बिलियन इंक्रीज हुई थी, तो लगभग 10-12% से इंक्रीज हुई, 10-12 टाइम्स इंक्रीज हुई है इंडिया की एसडीआर होल्डिंग। तो दिस इज करेक्ट। इट इज डन इन द लाइट ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस टू इंक्रीज द ग्लोबल लिक्विडिटी, दिस इज आल्सो करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, इसका करेक्ट है। तो IMF इज द लार्जेस्ट लोकेशन था, ये वाला लोकेशन था, जिसमें से लगभग $600 मिलियन टोटल एसडीआर लोकेशन हो चुका है। 600 बिलियन का हो चुका है। एंड इंडिया का जो शेयर है 2.5%, 2.75% इंडिया को एसडीआर मिले हुए हैं, जो कि लगभग 13.66 बिलियन एसडीआर इंडिया के पास में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस प्रिंसिपल ऑफ द WTO। इसके अंदर ये मोस्ट फेवर नेशन में क्या होता है, यदि आप एक को फेवर करोगे तो आपको सभी को फेवर करना पड़ेगा। यदि आप एक किसी को के साथ में कंसेशनल ट्रीटमेंट दे रहे हो तो दूसरों के साथ भी आपको कंसेशनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द मेंबर कंट्री कैन गारंट मोर फेवर टू अनदर कंट्री, कैन नॉट गारंट द फेवर। यदि एक को फेवर दे रहे हो तो फिर आपको सबको फेवर देना पड़ेगा, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि मोस्ट फेवर नेशन इज बेसिकली अ प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड का है, दिस इज करेक्ट है। थर्ड कहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द अमफन प्रिंसिपल से एग्जम्प्ट किए गए हैं, दिस इज आल्सो करेक्ट है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मोस्ट नॉन डिस्क्रिमिनेटेड के नहीं आता है, MFN के अंदर नहीं आता है। मोस्ट फेवर नेशन स्टेटस एक कंट्री को दूसरे के अंदर दिया जा सकता है। इंडिया ने पाकिस्तान से रिवोक कर लिया है मोस्ट फेवर नेशन का स्टेटस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट है। तो अंडर WTO कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ ए मोस्ट फेवर नेशन इज ए स्टेटस स्पेशल ट्रीटमेंट, इट एक्चुअली मीन्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन। एग्जम्पशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एग्जम्पशन है, नेशनल सिक्योरिटी पे है, बेनिफिट टू द पुअर, स्पेशल बेनिफिट टू द पुअर नेशन के आधार पर इसको थोड़ा सा इसमें ट्विक्स किए जा सकते हैं। डान दी ट्रेड रिलेटेड ट्रिम्स से रिलेटेड है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ये कहता है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के भाई बहन है। जब ट्रेड इन्फ्लुएंस होगा तो इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस होगा, इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस होगा तो ट्रेड इन्फ्लुएंस होगा। तो फर्स्ट तो ये किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है। तो ये कहता है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर प्रोहिबिटेड हैं अंडर दी एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर अंडर WTO। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमें कोई सोलर प्लांट बनाते हैं तो उसमें हमारे जो सोलर पैनल है वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड हो, ऐसी हम कोई कंडीशन लगा दें तो क्या है वो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट होगी। ये इंडिया के केस ने लगाई थी इंडिया ने, तो वो इंडिया हार गया था US में केस में, तो इट इज़ इसको प्रोहिबिटेड माना जाता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, इट इज़ प्रोहिबिटेड। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी प्रोहिबिटेड होते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिक्वायरमेंट भी प्रोहिबिटेड होता है, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट का भी कंडीशन लगा दोगे तो भी इसको इन्वेस्टमेंट पे कोई आप FDI इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर लगवा रहे हो तो ये सारा क्या है प्रोहिबिटेड माना जाता है ट्रिम्स के अंदर। इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है, आपको याद होने चाहिए ये सारे फैक्टर्स। तो दीज आर द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन दिस। तो नॉट लाइबल हैं, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
Then which of the following are true regarding the issue of imposing custom duty on electronic transmission under the ongoing दोहा डेवलपमेंट एजेंडा? तो हमने देखा था कि ये दोहा डेवलपमेंट एजेंडा है WTO का 2001 में शुरू हुआ था, तो वो अभी कंटिन्यू कर रहा है। 1995 में WTO का फॉर्मेशन होता है अंडर द मार्केस ट्रीटी। उससे पहले था 8th राउंड ऑफ यूरुग्वे राउंड कंप्लीट होते हैं, वहाँ से मार्केस ट्रीटी साइन होती है। 1995 में WTO का जन्म होता है। फिर उसके बाद में WTO के अंदर 2001 में दोहा डेवलपमेंट एजेंडा आता है। WTO की फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से कौन सा आता है? सिंगापुर इश्यूज आते हैं। तो ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर WTO में देख चुके हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन क्या होगा? जैसे कि यूएस के सर्वर से हम मूवी देख रहे हैं इंडिया में, या फिर वेब सीरीज डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के द्वारा कॉमर्स है, उस पर हम कस्टम ड्यूटी लगाएं या ना लगाएं, ये इंडिया का अभी प्रेरोगेटिव है। तो जो डेवलप्ड कंट्री चाहते हैं कि पहले इसको, ये 1998 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ गया था इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पे इसी WTO के अंदर, तो उसमें ये बोले थे कि उसमें दिया गया था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है उस पर मोरेटोरियम दिया गया था कि कंट्रीज हैं कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता है। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि 5G आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट की जा सकती हैं, जैसे कि ई-हेल्थ है, वहाँ से प्राइवेट डॉक्टर यहाँ पे सर्विस दे सकते हैं। दैन अगर एजुकेशन फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ाई करा सकती है, दैन जो कोडिंग वगैरह सिखा सकती है ऑनलाइन, तो उस पर क्या हम टैक्स लगाएं या ना लगाएं, तो ये इंडिया का प्रेरोगेटिव होगा। इंडिया नॉन कमिटेड है, इसको डेवलप कंट्री चाहते हैं कि इस पर वो मोस्ट ऑफ द चीज़ों का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है वो डेवलप कंट्री करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, तो वो चाहते हैं कि इस पर वो ड्यूटी नहीं लगाई जाए। तो इंडिया क्या है? इसके फेवर में नहीं है। तो इट इज़ ए दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का इसमें रिगार्डिंग ट्रू क्या है? मेंबर कंट्री हैव एग्रीड not to impose custom duty on electronic transmission. India has not agreed. Most of the country has not agreed. Developing countries are not agreeing. Most of the developing countries are demanding, developed countries and they are demanding the permanent moratorium on imposing custom duty on electronic transmission. ये भी क्या है? गलत हो गया। India is in support of the permanent moratorium. India is not in support of permanent moratorium. देर इज ए मोरेटोरियम है ऑन इम्पोजिंग कस्टम ड्यूटी, मोरेटोरियम तो है, परंतु क्या है? वो अभी टेम्प्रेरी है। हर एक बार जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पे मिनिस्टर मिलते हैं, जहाँ पे इंडिया को मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कौन सा मिनिस्टर है? कॉमर्स, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि लास्ट वाली हुई थी वो 2017 में हुई थी, वहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि ये इसको आगे एक्सटेंड करे या नहीं करे मोरेटोरियम का जो कस्टम ड्यूटी वाला है। तो डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर। तो ये आप वर्क प्रोग्राम ऑन ई कॉमर्स अंदर दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के अंदर आते हैं। इंडिया इज अगेंस्ट एनी सच मूव एंड दैट इज प्री डिटरमाइंड। 1998 में इसको जो मोरेटोरियम दिया गया था, वहाँ पे डिक्लेरेशन ऑन ई ग्लोबल ई कॉमर्स हुई थी, वहाँ पे ये इसको दिया गया था मोरेटोरियम को। उसके बाद में इसको एक्सटेंड कर रहे थे वो लोग। तो डेवलप कंट्री बाकी हम देख चुके हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग द टेरिफ रेट कोटा सिस्टम के रिगार्डिंग करेक्ट है? तो टेरिफ रेट कोटा सिस्टम क्या होता है? ये एक प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट होती है, उन पे क्या है? हम लोअर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं देन द ड्यूटी रेट्स जो नॉर्मली लगते हैं। तो दिस इज ए फॉर आगरा, इसका करेक्ट है। टेरिफ रेट कोटा सिस्टम यही होता है, ठीक है। टेरिफ रेट कोटा सिस्टम अलाउ ए प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी इम्पोर्टेड एट लोअर इम्पोर्ट ड्यूटी रेट दैन द ड्यूटी फ्री रेट नॉर्मली एप्लीकेबल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर imposed in case of a country's government is subsidizing its export? यदि चाइना अपना एक्सपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहा है तो उसमें हम क्या लगाएंगे? एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगाएंगे। एंटी सब्सिडी ड्यूटी कौन सी होती है? काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर कॉल्ड एज एंटी सब्सिडिंग ड्यूटीज। ये अवर ऊपर ऑन द टॉप ऑफ कस्टम ड्यूटी के ऊपर में लगाई जाती है इनको। एंड जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, तो कोई कंट्री जो है, जैसे मान लेते हैं चाइना में कोई लैपटॉप का प्राइस है 6000 रुपये और इंडिया में वो लैपटॉप का प्राइस बेच रहा है 3000 रुपये में, लैपटॉप दे रहा है 3000 में बेच रहा है, यानी कि वो फेयर वैल्यू पे नहीं बेच रहा है, लोअर देन फेयर वैल्यू पे इंडिया में डंप कर रहा है प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा उसने बना लिए हैं। अपने ही मार्केट में बेचेगा तो उसको नुकसान हो सकता है, जबकि इंडिया में बेचेगा तो थोड़ा सा के उसका जो स्टेबिलिटी है वो रहेगा और उसको प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इंडिया क्या है, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। दीज आर WTO कंप्लाइंट ड्यूटी होती है। सेफगार्ड ड्यूटी होती है तो ये लगाई जाती है। आगे देखते हैं सेफगार्ड ड्यूटी, जब कोई बहुत ज़्यादा इंपोर्ट आते हैं तो उस पर इंडिजीनियस इंडस्ट्री या डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए इस प्रोडक्ट को सेफगार्ड ड्यूटी को लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ठीक है, इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो गया। सेफगार्ड ड्यूटी रिगार्डिंग, तो सेफगार्ड ड्यूटी है वो WTO कंप्लाइंट ड्यूटी है, दिस इज करेक्ट है। इट इज़ इम्पोज व्हेन देयर इज इंक्रीज इम्पोर्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इम्पोज होता है, तब सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकते हैं हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज़ इम्पोज इज एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी है वो एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, दिस इज करेक्ट। ये सब ड्यूटी हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, वो इसको रिकमेंड करता है। इसको जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है
वो इम्पोज करती है। इम्पोज कौन से करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। रिकमेंड कौन से करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, उसके अंदर एक बॉडी होती है, वो करती है, ठीक है, रिकमेंड करती है वो। इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो ये आप पढ़ सकते हो। उसमें इंडिया ने लगाई थी 2018 में सेफगार्ड ड्यूटी। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? ट्रेडमार्क्स ये क्या होते हैं? लोगो होते हैं, साइन वगैरह होते हैं, और ट्रेडमार्क्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ट्रेडमार्क कैन बी लास्ट फॉर इंडेफिनिट टाइम के लिए दिए जा सकते हैं ट्रेडमार्क को। यस, दिस इज करेक्ट है। ट्रेडमार्क जनरली कंपनीज को दिए जाते हैं। ट्रेडमार्क आर असाइनेबल, यानी कि एक ट्रेडमार्क को एसेट माना जाता है। दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दे आर असाइनेबल। लाइसेंस होता है वो पर्टिकुलर टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, जबकि दे आर असाइनेबल होते हैं तो एक बार मिल गया तो मतलब लाइफ टाइम हो सकता है, लाइफ टाइम मिला रहे आपको एक कंपनी को, ठीक है, दिस इज करेक्ट है। तो इसे वो एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। दे आर प्रोटेक्टेड थ्रू द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर इसको दिया जाता है। दिस इज आल्सो करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। तो ट्रेडमार्क इज टिपिकली नेम हो सकता है, ट्रेडमार्क नेम हो सकता है, वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, लोगो हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, और इमेज और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स हो सकता है। ट्रेडमार्क इज ए साइन दैट यू कैन यूज टू डिस्टिंग्विश योर बिजनेस। अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस से अलग करने के लिए हम ट्रेडमार्क का यूज करते हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क आर ट्रीटेड एसेट की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग द ट्रेड सीक्रेट? हम कोई चीज़ को सीक्रेट कब तक रख सकते हैं जब तक किसी दूसरे को पता नहीं चले। तो ट्रेड सीक्रेट कौन से होते हैं? जैसे कि कंपनी का कोई पॉलिसी स्ट्रेटजी है, कैसे उसको मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, या फिर कोई लड्डू बना रहा है तो वो स्पेशल तरीके से लड्डू बना रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का लड्डू है, तो उसका जो है वो सीक्रेट होगा, उसका ट्रेड सीक्रेट वही होगा उसकी, यानी कि कॉमर्शियल वैल्यू है उसकी ट्रेड सीक्रेट की। तो नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द ट्रेड सीक्रेट, यानी कि जो सीक्रेट है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत पड़ेगी? तो फर्स्ट इज करेक्ट है, ना, इसके रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब तक आप सीक्रेट रख सकते हो तो वो सीक्रेट रहेगा। सेकंड कहता है इट कैन बी प्रोटेक्टेड फॉर अनलिमिटेड टाइम। यस, इट कैन बी प्रोटेक्टेड यदि आप रख सकते हो तो। टू क्वालिफाई एज ए ट्रेड सीक्रेट की तरह क्वालिफाई करने के लिए इन्फॉर्मेशन मस्ट हैव सम टाइप ऑफ कॉमर्शियल वैल्यू। दिस इज आल्सो करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, any confidential business information which provide an enterprise a competitive edge may be considered as a trade secret. Information must be secret होनी चाहिए, it must have commercial value and it must be subject to reasonable steps लिए जाने चाहिए। जो उसके पास जिसकी इन्फॉर्मेशन है उसके द्वारा उसको बचाए रखने के लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं उसके अंदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ग्रीन बॉक्स इन WTO, ठीक है। तो ये सब्सिडी से रिलेटेड है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कौन सी होती है? जो लीस्ट ट्रेड डिस्टोर्टिंग होती है या फिर नॉट ट्रेड डिस्टोर्टिंग होती है, ठीक है, उनको ग्रीन बॉक्स सब्सिडी बोला जाता है। देन उसके बाद में क्या होती है? एम्बर बैग सब्सिडी होती है, जो कि ट्रेड डिस्टोर्टिंग मानी जाती है। ट्रेड डिस्टोर्टिंग एम्बर बॉक्स होती है, उन पे क्या है, एक सर्टेन लिमिट होती है, 5% अलाउड की जाती है, वो डेवलप्ड कंट्री दे सकते हैं, और डेवलपिंग कंट्री कितना है? 10% दे सकते हैं। 10% ऑफ देयर प्रोडक्शन वैल्यू, उसकी प्रोडक्शन की वैल्यू है वो मार्केट वो प्राइस है 1988 का जो बेस प्राइस है उसके आधार पे उसको डिसाइड किया जाता है उनकी प्रोडक्शन की कितनी वैल्यू है और कितना दे सकते हैं। इंडिया का फॉर एग्जांपल उस टाइम पे वो क्या है, किसी राइस का प्राइस 2 रुपये पर केजी हुआ करता, तो अभी क्या है, इंडिया 50,000 रुपये में कितना राइस खरीदेगा? 2 रुपये पर केजी से उसने उस पर जो सब्सिडी है उसको अकाउंट किया जाता है। तो PM किसान है वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, क्योंकि ये प्रोडक्शन को, जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है वो प्रोडक्शन को टारगेट नहीं करती है, इन जनरल सब्सिडी होती हैं ये लोग। तो PM किसान इज ए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, दिस इज करेक्ट है। तीसरा है ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होती है? वो प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी होती है। जैसे कि इसमें ब्लू बॉक्स में हम किसको मानेंगे? जो प्राइस डिफरेंशियल स्कीम्स होती हैं, जो सारी जो भावांतर भुगतान योजना है, भाव अंतर भुगतान योजना MP गवर्नमेंट की थी, वो क्या है, एक जो माना गया है उसको ग्रीन ब्लू बॉक्स सब्सिडी माना गया है। पीस क्लॉज है, पीस क्लॉज अंडर WTO इज स्टिल कंटिन्यूइंग, दिस इज करेक्ट है। तो पीस क्लॉज है वो हम देखा था कि 2014 में खत्म हो गया था। पीस क्लॉज पहले से ही चला आ रहा था, इसके अंदर गेट के अंदर इसको चला आ रहा था। यहाँ से पीस क्लॉज इज रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी जो हम देते हैं अपना PDS के अंदर, उसी से रिलेटेड है। तो पीस क्लॉज में ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया अभी जो टेम्पररी जब तक 2013 में बाली कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2013 में क्या होता था, बाली कॉन्फ्रेंस हुई थी 2013 में, WTO की बाली कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर 2017 तक यहाँ पे वो लोग बोले थे कि वो परमानेंट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इस पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का या फूड सब्सिडी के लिए, एग्रीकल्चर सब्सिडी का परमानेंट सॉल्यूशन फाइंड करने की बात कर रही थी, लेकिन वो तो फाइंड नहीं किया जा चुका है, अभी तक उसमें कभी डिसीजन नहीं लिया है। परंतु इंडिया को वेवर मिल गया है, तो ये जो सब्सिडी अलाउ की जा सकती है पीस क्लॉज के अंदर, लेकिन जब तक हम परमानेंट सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर लेते एग्रीकल्चर सब्सिडीज का, तब तक पीस क्लॉज वैलिड रहेगा। उसका आंसर हो जाएगा C फॉर कलकत्ता। तो PM किसान इज नॉट लिंक्ड टू द प्रोडक्शन, सो इट इज ए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है। पीस क्लॉज इज स्टिल वैलिड एंड कंटिन्यूइंग द परमानेंट सॉल्यूशन, दिस इज अगेन करेक्ट।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है। वर्ल्ड बैंक एंड IMF आर द ब्रेटन इंस्टीट्यूशन है। तो एक कॉर्नवेल कंसेंसस है, वो किससे रिलेटेड है कि कॉर्नवेल कंसेंसस अभी वो है, वो रिलेटेड है कि इस पर ध्यान दोगे, ठीक है, किस पे ध्यान दोगे। वाशिंगटन कंसेंसस था, वाशिंगटन कंसेंसस कहता है कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करोगे, स्टेट का रोल बैक होगा। देन कॉर्नवेल कंसेंसस कहता है कि पब्लिक सेक्टर पे भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पब्लिक गुड पे भी आपको ध्यान दोगे, तो सोशल जो पब्लिक सेक्टर का थोड़ा सा रोल बैक वापस आने की बात कर रही है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर को लोन देती है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी योजना, ये आपका जो कोई कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट कंट्री में कोई इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट की गारंटी कौन देता है, मेगा देता है। वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी कंडीशन क्या है, वो उसको IMF का मेंबर होना बहुत जरूरी है। दैन इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है, वर्ल्ड बैंक की है, इसके अंदर वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करते हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ICSD का एक का ही इसी का मेंबर नहीं है, बाकी सबका जो 4 बॉडी है वर्ल्ड बैंक की इसका मेंबर है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, ये बॉडी है, वो लोन देती है डेवलपमेंट वर्क के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को। एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ये भी क्या है, ये भी लोन देती है, प्राइवेट सेक्टर और दोनों को ही लोन देती है, ये भी गवर्नमेंट्स को लोन देती है। तो वर्ल्ड IBRDA इस सबसे बड़ी बॉडी है वर्ल्ड बैंक की, एंड IDA, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। तो इंडिया ICSID का इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का मेंबर नहीं है, ठीक है। दैन विच ऑफ द फॉलोइंग को इनमें से किसको अभी GI टैग मिला है, तो GI टैग के कुछ कुछ फायदे हैं, कुछ कुछ नुकसान तो नहीं है, फायदे ही हैं। तो किसको मिला है, चाको को मिला है। चाको क्या है, ब्लैक राइस है, मणिपुर का है जिसको मिला है। ये 40 से 50 मिनट लगता है इसको बनाने में, और इसका लॉन्ग स्टेपल होते हैं, ठीक है। देन टेरिकोटा ऑफ गोरखपुर है, ये इसको पोटर्स बनाते हैं टेरिकोटा से, ये आपको पता होगा, इसको भी मिल चुका है। सेफ्रॉन ऑफ क्रिस, कश्मीर के सेफ्रॉन को भी मिल चुका है। ये 1200 से 1600 अल्टीट्यूड के ऊपर ग्रो किए जाने वाले ओनली सेफ्रॉन है वर्ल्ड के, सेफ्रॉन ऑफ कश्मीर है, ठीक है। इनका एक बहुत अच्छा स्मेल होता है, एंड काफ़ी अच्छा क्रोसिन होता है, इसमें जो कंपोनेंट होता है उसको प्रोवाइड करता है। देन इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन है, फर्स्ट कौन है, ईरान है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। तो इसका ये भी इसको GI टैग मिला है अभी। बीटल लीफ ऑफ ट्री है, उसको भी GI टैग मिला है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, इसकी सेफ्रॉन की भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। एंड चाको जो राइस है, ब्लैक राइस है, उसकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। बीटल लीफ ऑफ ट्री है, उसमें कंपोनेंट होता है यूजेनॉल, इसका एक कंपोनेंट होता है जो इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी देता है, एक काइंड ऑफ टेस्ट प्रोवाइड करता है, ये फाइंड किया जाता है बीटल लॉ में। तो ऑल ऑफ देम, इसका आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली। देन चाको इज द ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है, लॉन्गेस्ट कुकिंग टाइम है, इसमें फाइबरस ब्रान फाइबर का बना होता है, हाई क्रूड फाइबर कंटेंट होता है। टेरिकोटा में ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, बॉक्स केमल गेट वगैरह बनाते हैं उसमें। दैन कश्मीर सेफ्रॉन है, आज गारंटी GI टैग इसको, जो कश्मीर है इसका बिटर फ्लेवर होता है, केमिकल फ्री प्रोसेसिंग होती है कश्मीर पे की, हाई क्वालिटी ऑफ क्रोसिन होता है। क्रोसिन इसको क्या है, क्रोसिन इसको स्ट्रेंथ देता है, ये कलरिंग स्ट्रेंथ देता है, कलर देता है। सेफरनाल होता है, सफरनाल होता है, वो उसको फ्लेवर देता है। पिक्रोप्रोसिन होता है, ये बिटरनेस देता है। ओनली सेफ्रॉन है जो कि 1600 मीटर की हाइट, 1600 से 1800 मीन सी लेवल की हाइट से इसको ग्रो किया जाता है। ईरान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यूजेनॉल पाया जाता है टिरूल बेटर लीफ में, ठीक है। दैन एनुअल ऑब्जर्वेंस रिपोर्ट किसकी है, IMF इसको प्रोड्यूस करता है। एनुअल ऑब्जर्वेंस, IMF क्या है, जो लोन देता है, कंडीशनल लोन देता है कंट्रीज़ को, तो कुछ कंडीशन रखता है, उसमें आपको रिफॉर्म करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इकोनॉमी में IMF से लोन लेते हुए इंडिया ने लिया था, तब उसको इंडिया को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने पड़े थे, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना पड़ता, LPG रिफॉर्म लाने पड़े थे। तो जो कंट्री है वो लोन ले IMF से, उसके बाद में वो रिफॉर्म ना करे तो कौन सा उसको ट्रैक करता है, एनुअल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट से, ये प्रोग्राम होता है इसका एक, उसके द्वारा इसको ट्रैक किया जाता है। तो इसका आंसर A फॉर आगरा हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम है, स्पेशल डेटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड है, उसके अंदर जो लोन ले रहा होता है वो कंट्री रिफॉर्म कर रहा है या नहीं, उसको सब डाटा इसमें इंक्लूड करते हैं। स्पेशल डेटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1996 में, तो इसे डाटा कलेक्ट कराते हैं लोग। तो IMF रिलीज करता है एनुअल ऑब्जर्वेंस रिपोर्ट है, ये इस प्रोग्राम के अंदर रिलीज की जाती है, स्पेशल डेटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड के अंदर। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स किसका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। इसकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन,
ये सारी इसकी डायमेंशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। इंडिया की रैंकिंग 2020 वाले के अंदर इंडिया की रैंक थी 76 आउट ऑफ 82। तो इसमें जो हम क्या है सोशल मोबिलिटी होती है, हम जैसे कि हम लोअर इनकम क्लास से हैं, पुअर पहले कोई बेगर है, बेगर से फिर पुअर बना, पुअर से फिर वो मान लेते हैं, फिर मिडिल इनकम, लोअर इनकम ग्रुप में आया, फिर लोअर से मिडिल इनकम हुआ, तो इसमें क्या है उसका सोशल मोबिलिटी हो रहा है या फिर सोशल मोबिलिटी हो रहा है, ठीक है। तो उसी से जो है फिर हेल्थ के अंदर में आपकी मोबिलिटी होगी। पहले क्या आप मान लेते हैं कि आपको क्या हो सकता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो आप, फिर उसके बाद में आप न्यूट्रिएंट रिच हो जाए, फिर आपके ओबेसिटी आ जाए, तो वो क्या हेल्थ में उसमें मूव करेगा। फिर एजुकेशन आपको, फिर अनपढ़ हो, अनपढ़ से आपको थोड़ा ये मिला, ग्रेजुएशन हुआ, फिर PhD हुआ, तो आपकी सोशल मोबिलिटी बढ़ती रहती है, ठीक है। इन द लेटेस्ट बजट देयर इज अ मेजर फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस है। हाँ, तो हमने देखा है तो 2019 में गवर्नमेंट ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लेके आई थी। देन अभी क्या है अनाउंस किया था इस बजट में, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अनाउंस की गई है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर कितना रेज करेंगे, 6 लाख करोड़ रुपए का लगभग हम मोनेटाइज करेंगे अपने एसेट को। जो नॉन कोर एसेट है, कोर एसेट है उसके अंदर, कोर एसेट, कोर एंड ब्राउन फील्ड एसेट है, उनको क्या है हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर मोनेटाइजेशन करेंगे। कितना लाख का रेवेन्यू है, 6 लाख करोड़ का हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से रेवेन्यू का निकालने की बात कर रहे हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर हम 111 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में होगा, एनर्जी में होगा। एनर्जी और नेशनल मोनेटाइजेशन में है, रोड सेक्टर में सबसे ज़्यादा हम मोनेटाइजेशन करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बजट के अंदर हम क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। तो उसमें ये बोल रहा है कि ये किस में पैसा लगा रहे हैं, डिमांड साइड, ये स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है, वो कौन सा स्टेप माना जाएगा, डिमांड साइड है और सप्लाई साइड दोनों ही है। इसमें डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड दोनों स्टेप है, क्योंकि डिमांड जब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, तो उसके अंदर क्या है फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो उनके पास पैसा जा रहा है, तो डिमांड बढ़ेगी। एंड जो लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, सप्लाई चेन क्या है जो स्ट्रेंथन हो जाएगी, फिर उसके बाद सप्लाई चेन को साइड रिस्पॉन्स भी होगा ये इन लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टार्टअप। स्टार्टअप को होता है, स्टार्टअप कोई भी एंटिटी होती है उसको 10 साल तक माना जाता है, और उसका टर्नओवर है किसी भी साल में जब से जो रजिस्टर होती है, तब जब से वो पैदा हुई होती है स्टार्टअप, तब से लेकर वो 10 साल तक उसका किसी भी साल में टर्नओवर 10 करोड़ से 100 करोड़ से कम होना चाहिए, तब उसको टर्नओवर ये स्टार्टअप कंसीडर किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाली है वो, नहीं एक और मिनिस्ट्री है वो, उसके देखिए कॉर्पोरेट अफेयर वाली मिनिस्ट्री उसको डिक्लेयर करती है स्टार्टअप। एन एंटिटी इज कंसीडर्ड टू बी स्टार्टअप फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दिस इज करेक्ट है। सेकंड, टर्नओवर ऑफ एंटिटी शुड नॉट बी मोर देन 100 करोड़ इन एनी ईयर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड 100 करोड़ है। दे आर इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट में स्टार्टअप को इंक्लूड किया गया है। लेस देन 50 करोड़ रुपए का जो जिसका टर्नओवर है उसको स्टार्टअप का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 आर देयर, 1 and 3 बी और बॉम्बे। तो स्टार्टअप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो, उसके लिए हम आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2011, तो फैक्टरिंग अमेंडमेंट रेगुलेशन बिल 2011 में आया था। इसमें फैक्टरिंग क्या होती है, तो फैक्टरिंग इज ए अनसिक्योर्ड लैंडिंग फैसिलिटी बाय बैंक टू जनरली एमएसएमई। बैंक प्रोवाइड लैंडिंग फैसिलिटी टू रिसीवेबल एज ए करेक्टर। तो इसका आंसर है क्या है, बी फॉर बॉम्बे। इसका आंसर है बैंक्स प्रोवाइड्स दी लैंडिंग फैसिलिटी एज रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या होते हैं, ये रिसिप्ट होते हैं। देखिए कोई भी एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, वो अपना प्रोडक्ट बेचती है, किसको बेचती है, या तो कॉर्पोरेट को बेच सकती है या फिर गवर्नमेंट को बेच सकती है, ठीक है। जब वो बेचती है तो वो क्या है, बिल देती है, बिल या रिसिप्ट देती है, ठीक है। अब वो तुरंत पेमेंट नहीं कर रहा है, कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट जिसको एमएसएमई ने प्रोडक्ट बेचा है, वो तुरंत पेमेंट यदि नहीं करता है तो इसमें क्या है, ये बिल और रिसिप्ट है वो, फिर उस केस में क्या है, वो बैंक के पास लेके जाएगा एनबीएफसी, या फिर बैंक के पास लेके जाएगा एमएसएमई वो रिसिप्ट, और एमएसएमई और बैंक है उसको लोन देंगे उस पर उतने अमाउंट का जितने का उसने एक्सपोर्ट किया है, और बैंक या फिर एनबीएफसी है वो अपना पैसा इससे वसूल करेंगे। किससे, जो कॉर्पोरेट है या गवर्नमेंट को जिसने एमएसएमई को प्रोडक्ट जिसको एमएसएमई ने प्रोडक्ट अपना बेचा था, उससे वसूल करेंगे, ठीक। तो इससे वसूल करेगा बैंक। तो ये एक लोन नहीं है, ये जस्ट लैंडिंग फैसिलिटी है जहाँ पे ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है, तुरंत एमएसएमई को तुरंत पैसा मिल रहा है, ये कोई लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है। तो इसका आंसर है बैंक प्रोवाइड लैंडिंग फैसिलिटी वेयर द रिसीवेबल आर एज ए कोलेट्रल। तो एक्ट एज ए कोलेट्रल, रिसीवेबल इनको बोलते हैं जो बिल है, यानी कि जो सामान बेच दिया उसके बाद बिल मिला उसको रिसीवेबल बोलेंगे, तो उसको कोलेट्रल की तरह यूज कर सकते हैं।
दान ये देखो, फैक्टरिंग इन ए ट्रांजेक्शन वेयर एन एंटिटी और एमएसएमई सेल इट्स रिसीवेबल द ड्यू फ्रॉम द कस्टमर और कॉर्पोरेट टू थर्ड पार्टी फैक्टर लाइक एनबीएफसी को बेच सकती है या बेंच को बेच सकती है फॉर इमीडिएट फंड्स के लिए। सो द बैंक और एनबीएफसी विल प्रोवाइड द इमीडिएट फंड टू द एमएसएमई एंड दे विल परचेज द रिसीवेबल, ठीक है। देन द बैंक और एनबीएफसी विल ट्राई टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द कस्टमर्स, ये आप पढ़ सकते हो बाद में। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए बैंक, और जब लोन देती है तो उनको क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी है प्रोवाइडेड बाय द बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी और कोलेटरल होती हैं, वो नॉट कंसिडर्ड एज ए फैक्टरिंग बिजनेस नहीं माना जाता है। द कॉस्ट ऑफ इन द कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग द रिसीवेबल आर सोल्ड रेदर देन, उनको बेचा जाता है, उनको कोलेटरल की तरह नहीं रखा जाता है। ये सब काम किया जाता है, बेचा जाता है, उनको ट्रेड्स पे किया जाता है। ट्रेड्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बेच सकता है कोई भी एमएसएमई। कोई भी एमएसएमई जिसका टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ रुपए है, मोर देन 500 करोड़ रुपए जिसका टर्नओवर है एमएसएमई को, उनको ट्रेड्स पे रजिस्टर करना पड़ता है। ट्रेड्स क्या है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, यानी कि जो फैक्टरिंग का काम यहाँ पे हो रहा है, ट्रेड्स पे हो रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म किसके द्वारा है, आरबीआई के द्वारा है, लॉन्च किया गया था ये इसको एमएसएमई के लिए सहायता देने के लिए। एमएसएमई के लिए एमएसएमई संबंध भी है, एमएसएमई 99 मिनट में लोन भी दिया जाता है। दैन एमएसएमई संबंध इज देयर, दैन समाधान इज देयर, समाधान जो इसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी है। बहुत सारे एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट से स्टेप लिए हैं। उद्योग पोर्टल भी है, दैन और भी हैं, वो आप देख सकते हो। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है, वो किसके लिए है, एमएसएमई के लिए है। एमएसएमई लगभग हमारा 40% ऑफ एक्सपोर्ट किससे है, एमएसएमई से कंट्रीब्यूट होते हैं, लगभग 40% ऑफ एक्सपोर्ट है। तो 30% के करीब ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। 110 मिलियन से ज़्यादा ये रोजगार देते हैं एमएसएमई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म किसका है, आरबीआई का है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड आर नाउ क्लासिफाइड एज एमएसएमई एक्सपोर्ट की तरह क्लासीफाई किए गए हैं। नहीं, उनको केवल और केवल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट के लिए ही उनको अलाउ किया गया है, एमएसएमई एंटरप्राइज की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओनली फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो बेनिफिट है वो उसकी तरह उठा सकते हैं। तो पहला गलत हो जाएगा, दे आर नॉट टोटली एमएसएमई क्लासीफाइड नहीं किए गए हैं। बाकी बेनिफिट हैं एमएसएमई के लिए जो मिल रहे हैं ट्रेड्स वगैरह वाले, वो उनको रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, बेचने का काम कर रहे हैं केवल और केवल, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर रहे हैं, उनको ये बाकी बेनिफिट नहीं दिए गए हैं। रिटेल एंड होलसेलर ट्रेलर हैं, उनको पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट के लिए अवेलेबल कराया गया है, दिस इज करेक्ट है। स्ट्रीट वेंडर्स हैं, दे कैन रजिस्टर ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं टू बेनिफिट ऑफ टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, दिस इज आल्सो करेक्ट है। स्ट्रीट वेंडर के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, उसके अंदर क्या है, 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है, 10,000 का लोन दिया जाता है, एंड बिना कोलेटरल के वो लोन दिया जाता है। यदि आप रीपे कर दोगे तो फिर आप में दोबारा लोन दिया जाता है। तो उसमें वो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए कौन एलिजिबल हो गया, स्ट्रीट वेंडर भी एलिजिबल हैं, दैन रिटेल एंड होलसेलर ट्रेड वाले भी हैं, स्टार्टअप भी हैं, बाकी एजुकेशन हेल्थ है, बाकी सारा हम पढ़ चुके हैं लेटर में। ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ऐड करनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3, ठीक है। एमएसएमई उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करते हैं, उन पर रजिस्टर करना होता है, दान बाकी आप इसमें पढ़ सकते हो। ये हमारा इस लेक्चर खत्म हुआ, धन्यवाद।